वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का 8th लेक्चर और 8th लेक्चर के अंदर हम लेकर आएंगे रेजोनेंस की एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस पे ये वीडियो होने वाली है। बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस के अंदर हमें 4 एप्लीकेशंस मेनली पढ़नी है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल के लिए जैसे चीजें काम करेंगे वैसे ही कार्बोकैटायन के लिए काम करेंगे। हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और सेम चीजें वैसे ही काम करेंगे किसके लिए, कार्बन फ्री रेडिकल के लिए, क्योंकि दोनों ही स्पीशीज हमारे पास में कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। ठीक है, अगर बात करें सेकेंड एप्लीकेशन की तो सेकेंड एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, अगर तीसरी एप्लीकेशन की बात करें तो तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास में क्या होने वाली है, एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिटी। और चौथी एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास में क्या होने वाली है, बेसिसिटी। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की तो ये बेसिकली रेजोनेंस के एप्लीकेशन है। अब आपने सब कुछ पढ़ चुका है जीओसी के अंदर, आपने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ लिया, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ लिया और लास्ट में आपने क्या पढ़ लिया, रेजोनेंस भी पढ़ लिया। तो अब अगर बात करें कंबाइंडली हमें एप्लीकेशंस की बात करनी है तो कंबाइंडली जब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो कंबाइंडली हमें सबसे पहले एप्लीकेशन कौन सी पढ़नी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बेसिकली बात करें तो सबसे पहले हम लेकर आते हैं क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो कार्बोकैटायन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अगर बात करें स्टेबिलिटी के अंदर तो बेसिकली हमारे पास में 3 इफेक्ट हमने पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा, रेजोनेंस। ठीक है, अगर बात करें तीनों इफेक्ट्स की तो सबसे पहले कोई भी इफेक्ट जो होता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास में रेजोनेंस हमारे पास में क्या होता है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। कहीं पे भी आपको सबसे पहले क्या लगाना है, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस से हमारी चीजें नहीं निकल पाती हैं तो फिर आपको किस पे चलना है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। फिर कौन होता है हमारे पास में, हाइपर कॉन्जुगेशन। और सबसे वीक इफेक्ट हमारे पास में कौन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, कौन सा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इसमें कैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होती है। ठीक है, अगर बात करें इन तीनों इफेक्ट की तो रेजोनेंस क्या होता है, हमेशा दादा होता है। अगर दादा घर में प्रेजेंट है तो दादा की चलेगी, और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है हमारे पास में पापा, और इंडक्टिव हमारे पास में क्या होता है, बेटा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है, रेजोनेंस। रेजोनेंस से अगर आपकी चीजें नहीं क्लैरिफाई हो पाए तो फिर आप किसको लगाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को, और लास्ट में आप किसको लगाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, अगर बात करें बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अंदर भी बेसिकली आपको क्या देखना है, जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की वो किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी के अंदर कार्बोकैटायन कैसी स्पीशीज है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो इसे स्टेबलाइज करने के लिए कौन आने वाला है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर यहाँ पर साइड में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये कार्बोकैटायन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तो सारे इफेक्ट्स कैसे आने वाले हैं, प्लस वाले इफेक्ट आने वाले। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के अंदर कैसे इफेक्ट आ रहे थे, प्लस वाले इफेक्ट आ रहे थे। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, प्लस आर इफेक्ट, या फिर इसी को हमने क्या कहा था, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, बात करें माइनस आर और माइनस एम की तो माइनस आर और माइनस एम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करने वाले हैं। इसके बाद में अगर बात करें रेजोनेंस के बाद में तो हमारे पास में यहाँ पर कौन स्टेबलाइज करने वाला है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और माइनस एच क्या करने वाला है, डिस्टेबलाइज। उसके बाद में हमारे पास में कौन स्टेबलाइज करने वाला है, प्लस आई, और माइनस आई क्या करने वाला है, डिस्टेबलाइज। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अंदर बेसिकली ऑर्डर की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अंदर हमारे पास में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो हम क्या देखेंगे, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे सकता है, प्लस एम वाला ग्रुप दे सकता है। इसका मतलब हमारे पास में कार्बोकैटायन कौन से वाले स्टेबल होंगे, या तो हमारे पास में रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, वो वाले कार्बोकैटायन क्या होंगे हमारे पास में, ज्यादा स्टेबल। उसके बाद में हम कैसे देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड हो तो वो वाले क्या होंगे, उससे कम स्टेबल। और सबसे कम स्टेबलाइज्ड कौन से कार्बोकैटायन होंगे, जो इंडक्टिव से हमारे पास में स्टेबलाइज्ड होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर मान लीजिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर भी 2 तरीके के आपको
चीज़ें मिल रही है, ठीक है। मान लीजिए आपको 3 तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है कुछ इस तरीके से। पहला आपको मिल रहा है यहाँ पर एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल, कैसा बन रहा है आपके पास में, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, तो एरोमेटिक स्टेबलाइज मिल रहा है। दूसरा आपको मिल रहा है आपके पास में इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और तीसरी पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, तीसरे नंबर पे मिल रहा है आपको नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या मिल रहा है, नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कौन होगा, कार्बोकेटाइन, जो क्या बना रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। वो कार्बोकेटाइन जो एरोमेटिसिटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसा कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड। उसके बाद में कौन हो जाएगा हमारे पास में, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। उसके बाद में कौन हो जाएगा हमारे पास में, नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर बात करें इक्विवेलेंट रेजोनेंस और नॉर्मल रेजोनेंस की, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। बात करें अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस की, तो बेसिकली इक्विवेलेंट रेजोनेंस हमारे पास में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है हमारे पास में, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, मान लीजिए मेरे पास में एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये मैंने एग्जाम्पल लिया CH3CO माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पर किस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जा सकता है, यहाँ पर, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर। तो पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरीके से बन सकती है, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जनरेट हो रहा है, पहले ऑक्सीजन पे, दूसरी बार भी किस पे जनरेट हो रहा है, ऑक्सीजन पे। इसका मतलब जब भी हमारे पास में नेगेटिव चार्ज सिर्फ किस पर जनरेट हो, ओनली जनरेटेड ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किस पे जनरेट हो, ओनली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। तो ऐसे रेजोनेंस को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ऐसे रेजोनेंस को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मान लीजिए एक और एग्जांपल है हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पास में आयन प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये आयन प्रेजेंट है SO4, एक सेकेंड, इस तरीके से अगर आपके पास में आयन प्रेजेंट है SO4-2, सल्फेट आयन अगर आपके पास में प्रेजेंट है तो सल्फेट आयन किस तरीके से बना सकते हो आप, इस तरीके से बनाएंगे आप, ठीक है, O- और ये O-, ठीक है। अगर बात करें सल्फेट आयन की, तो बेसिकली सल्फेट आयन के अंदर भी क्या चीज़ें प्रेजेंट है, किस तरीके से रेजोनेंस कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव कर सकता है, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो सकता है, इस साइड में। तो ये किस तरीके से बना सकता है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O-, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O-, ठीक है। बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब नेक्स्ट पोजीशन में ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर। तो किस तरीके से हमारे पास में बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। अगर बात करें यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी बेसिकली हमारे पास में अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जनरेट हो रहा है, सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन पे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे था, सेकंड वाले मॉलिक्यूल में भी किस पर आया, ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर। थर्ड वाले मॉलिक्यूल में भी कहाँ पर आया, दोनों के नेगेटिव चार्ज दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर आए। इसका मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जनरेट हो रहा है, ओनली ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो इस वाले रेजोनेंस को भी आप क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल रेजोनेंस होता है, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है हमारे पास में, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे भी जनरेट हो सकता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे भी जनरेट हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रेजोनेंस, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और हमेशा याद रखिए कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, किससे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल रेजोनेंस। नॉर्मल रेजोनेंस से क्या होता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसका मतलब हमारे पास में, अगर इसका मतलब हमारे पास में मान लीजिए कोई इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो कर रहा है और क्या शो कर रहा है, एक नॉर्मल रेजोनेंस शो कर रहा है, तो दोनों में से आप ज़्यादा स्टेबलाइज किसको बताएंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस को आप ज़्यादा स्टेबलाइज बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे, मान लीजिए हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको बतानी है। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास में, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, arrange the following molecule in increasing order of their stability, increasing order of
देयर स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करने जाएं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे कार्बोकैटायंस प्रेजेंट है। मान लीजिए पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कुछ इस तरीके से कार्बोकैटायंस दे दिए, CH3 CH2+। दूसरा मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए इस तरीके से कार्बोकैटायन दे दिया, ठीक है। तीसरा मैंने आपको दे दिया इस तरीके से कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर आप किस तरीके से जज करेंगे कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पर बेसिकली ये कार्बोकैटायन है और जस्ट अल्फा पोजीशन के ऊपर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन है वो किससे स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस से। यहाँ वाला कार्बोकैटायन भी किससे स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस से। तो अगर बात करें इन दोनों मॉलिक्यूल की, ये कैसे स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, ये भी कैसे स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो अगर हम बात करें तो रेजोनेंस वाला स्टेबलाइज्ड क्या होता है हमारे पास में, ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है कार्बोकैटायन एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड और एज कम्पेयर टू इंडक्टिव स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे, सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब इन दोनों में से भी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस किसमें ज़्यादा है, थर्ड वाले मॉलिक्यूल में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कहाँ पर ज़्यादा है, थर्ड वाले मॉलिक्यूल में क्या है, ज़्यादा। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कैसे देखेंगे आप, जहाँ पर ज़्यादा देर तक रेजोनेंस हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एटम के ऊपर डीलोकलाइज हो सकता है, वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, ज़्यादा। और जहाँ पर ज़्यादा देर तक रेजोनेंस हो सकता है वो वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब हमारे पास में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस किसमें ज़्यादा है, थर्ड वाले मॉलिक्यूल में, सेकेंड वाले के कंपैरिजन में। अगर सेकेंड वाले में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम है तो ये क्या हो जाएगा, कम स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन किससे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आगे कौन आ जाएगा हमारे पास में, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड, फिर कौन हो जाएगा सेकंड वाला मॉलिक्यूल और फिर कौन हो जाएगा फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल। ये वाले दोनों मॉलिक्यूल किससे स्टेबलाइज्ड है हमारे, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। ये वाला मॉलिक्यूल किससे स्टेबलाइज्ड है हमारा, हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये हमारे पास में इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को जज करेंगे, उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लेकर आएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके से कंपाउंड प्रेजेंट है, आपको स्टेबिलिटी बतानी है। अगर आप स्टेबिलिटी बताने जाएंगे तो मान लीजिए, लाइट चली गई, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ये हमारे पास में यहाँ पर CH2 प्लस कार्बोकैटायन, यहाँ पर हमारे पास में इस तरीके से CH2 प्लस कार्बोकैटायन। यहाँ पर हमारे पास में पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, बेसिकली एक प्लस M ग्रुप लगा हुआ है। प्लस M ग्रुप मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, मान लीजिए मैंने लगा दिया OH, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया, इस तरीके से एक और प्लस M ग्रुप लगा दिया, CH2 प्लस, यहाँ पर कार्बोकैटायन है और यहाँ पर एक और प्लस M ग्रुप लगा दिया मैंने, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया NH2, ठीक है। तो अगर बात करें इन तीनों मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी को आप कैसे देखेंगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डोनेट हो सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं, प्लस M इफेक्ट शो कर सकते हैं। और ये वाला नाइट्रोजन भी कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस M इफेक्ट शो करेगा। अगर बात करें दोनों के प्लस M इफेक्ट की, तो दोनों में से प्लस M इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होता है हमारे पास में, NH2 का प्लस M इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू OH, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे पास में, और यहाँ पर ये कार्बोकैटायन किसी से भी स्टेबलाइज नहीं है। और ये किससे स्टेबलाइज्ड है हमारे पास में, मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। ये भी किससे स्टेबलाइज्ड है, मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अगर बात करें तो ये वाला ज़्यादा देर तक ज़्यादा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसका प्लस M इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा। अगर इसका प्लस M इफेक्ट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। तो इस कार्बोकैटायन के ऊपर जो डेफिशिएंसी है उसे फुलफिल ज़्यादा कौन कर सकता है, NH2 वाला ग्रुप कर सकता है। इसका मतलब हमारे पास में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के अंदर हमारे पास में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में सबसे आगे कौन आ जाएगा, थर्ड वाला मॉलिक्यूल, फिर कौन आ जाएगा सेकंड, और फिर कौन आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अगर हम बात करें, मान लीजिए इसी तरीके से अगर हम एक कंबाइंड ऑर्डर निकालना चाहें तो कंबाइंड ऑर्डर स्टेबिलिटी का क्या हो सकता है हमारे पास में, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो एक कंबाइंड ऑर्डर हमारे पास में क्या आ सकता है, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कौन सा होगा, जो एरोमेटिक होगा, वो कार्बोकैटायन जो एरोमेटिक है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद में कौन स्टेबलाइज्ड होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस से जो स्टेबलाइज्ड है, ऐसा वाला कार्बोकैटायन। उसके बाद में कौन स्टेबलाइज्ड होगा, जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। उसके बाद में कौन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा,
ये सारे के सारे इफेक्ट कैसे हैं, प्लस आर वाले इफेक्ट है, ठीक है, या फिर प्लस एम वाले। तो प्लस एम वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड, उसके बाद में कौन हो जाएगा हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, उसके बाद में कौन हो जाएगा इंडक्टिव वाला, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वीक कौन होता है, इंडक्टिव होता है। तो इसका मतलब डीस्टेबलाइजेशन में सबसे आगे कौन आएगा हमारे पास में, स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर निकालना चाहें तो फिर कौन आ जाएगा हमारे पास में माइनस आई, और सबसे उसके बाद में कौन आ जाएगा माइनस एच, और ज़्यादा डीस्टेबलाइज करेगा, और सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज कौन कर सकता है माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट। इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे लेते हैं, रेजोनेंस के थ्रू लेते हैं, कंप्लीट शिफ्टिंग करते हैं। अगर ये कंप्लीट शिफ्टिंग करते हैं तो ये क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास में क्या आ जाएगा ऑर्डर, ये कंबाइंड ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास में, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, ये मेरा बेंजीन प्रेजेंट है। यहाँ पर मान लीजिए कार्बोकैटायन प्रेजेंट है इस तरीके से, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इस तरीके से CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। उसके बाद में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर तीसरा मॉलिक्यूल है हमारा कुछ इस तरीके से CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया OH, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर लेकर आएंगे, तो जो ये सब्स्टिट्यूशंस लगे हुए हैं बेंजीन के ऊपर, उनका सबसे पहले आपको क्या करना है, इफेक्ट फाइंड आउट करना है कि ये कैसे कैसे इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है, और रेजोनेंस कहाँ कहाँ पर लगता है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। अगर ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर लगता है तो इसका मतलब ये कैसा इफेक्ट शो कर सकता है, सबसे पहले डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या शो करेगा, प्लस एम, और क्या कर सकता है दूसरा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो ये क्या कर सकता है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं लगता, मेटा पोजीशन पे अगर रेजोनेंस नहीं लगता तो ये सिर्फ कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। अगर यहाँ की बात करें तो ये पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे भी रेजोनेंस वर्क करता है। अगर ये रेजोनेंस वर्क करता है यहाँ पर तो ये भी कैसा इफेक्ट शो कर सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, कैसा इफेक्ट शो कर सकता है, डोमिनेटिंग प्लस एम, और बाद में क्या कर सकता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे हम, प्लस एम इफेक्ट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर भी प्लस एम इफेक्ट है, और यहाँ पर सिर्फ क्या है माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज तो कौन हो रहा है हमारे पास में, सेकंड वाला मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब हमारे पास में स्टेबिलिटी के अंदर आगे सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, ये सिर्फ डीस्टेबलाइज हो रहा है, इसके पास में कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। तो सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा हमारे पास में, सेकंड वाला मॉलिक्यूल। ये दोनों प्लस एम से स्टेबलाइज्ड है, लेकिन अब प्लस एम तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो प्लस एम लगता है या फिर माइनस एम लगता है, रेजोनेंस जो होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा सेम, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। इसका मतलब इन दोनों से आप प्लस एम का ऑर्डर नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि दोनों ग्रुप्स क्या है हमारे पास में, सेम है। मान लीजिए यहाँ पर कोई अलग ग्रुप लगा होता है ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पे कोई अलग ग्रुप लगा होता, तो आप क्या करते, प्लस एम जिसका ज़्यादा होता है उसे ज़्यादा स्टेबलाइज बता देते। लेकिन यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीजन है, OH ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पे भी क्या ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर दोनों का एक्सटेंट क्या होगा, सेम। अगर दोनों का एक्सटेंट सेम है, इसका मतलब आप प्लस एम से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्लस एम से डिफाइन नहीं कर पा रहे तो फिर आप किस पे चलेंगे, सेकेंड वाले इफेक्ट के ऊपर, माइनस आई इफेक्ट के ऊपर। और माइनस आई की अगर हम बात करें तो माइनस आई कैसा होता है हमारे पास में, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है सेकेंड पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है हमारे पास में, डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो हमारे पास में ये माइनस आई कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, माइनस आई ज़्यादा लग रहा होगा। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस आई वीक हो गया होगा, तो माइनस आई क्या लग रहा होगा, कम। इसका मतलब जो डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो ऑर्थो पोजीशन में क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर पैरा पोजीशन वाले मॉलिक्यूल के अंदर डीस्टेबलाइजिंग वाला जो फैक्टर है वो क्या है हमारे पास में, कम है। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी के अंदर ज़्यादा आगे कौन आ जाएगा हमारे पास में, थर्ड, और फिर कौन आ जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा क्या बन गया, 3 1 2। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट है। इस तरीके से हमारे पास में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये हमारे पास में CH2 पॉजिटिव, मान लीजिए ये है हमारे पास में इस तरीके से कुछ कार्बोकैटायंस प्रेजेंट है, और यहाँ पर कुछ अलग अलग सब्स्टिट्यूशंस मैं आपको लगा के देने वाली हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये है, यहाँ पर पैरा पोजीशन के ऊपर लगा है OH, ठीक है। यहाँ पर इस वाली पैरा पोजीशन के ऊपर लगा है हमारे पास में क्या,
NH2 और यहाँ पर पैरा पोजीशन के ऊपर लगा है हमारे पास में क्या, NO2, ठीक है। अगर इस तरीके से कार्बोकैटायन दे रखा है तो इस कार्बोकैटायन के अंदर आपको स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी देखने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे। अगर इफेक्ट देख रहे हैं तो ये वाला कैसा इफेक्ट शो करेगा, +m इफेक्ट शो करेगा। इसकी बात करें तो ये भी क्या करेगा, +m इफेक्ट शो करता है। अगर इसकी बात करें NO2 तो NO2 हमेशा कैसा इफेक्ट शो करता है, -m इफेक्ट, ठीक है। अगर -m इफेक्ट शो करता है इसका मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, इस कार्बोकैटायन को। इस कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, ऑलरेडी उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और NO2 उसके साथ में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। तो हमारे पास में स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे पीछे कौन आ जाएगा, थर्ड। और यहाँ पर +m की बात करें तो +m ज़्यादा किसका होता है हमारे पास में, NH2 का ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, OH के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा स्टेबलाइज कौन हो गया, सेकंड, और फिर कौन आ गया हमारे पास में, फर्स्ट। तो ऑर्डर आ गया हमारे पास में 2 1 3, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑर्डर फाइंड आउट कर लेकर आना है। मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, CH2 पॉजिटिव, इस तरीके से प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, ठीक है। एक है आपके पास में इस तरीके से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। 2 फिनाइल रिंग्स लगी हुई है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। एक आपके पास में इस तरीके से प्रेजेंट है, 3 फिनाइल रिंग्स लगी हुई है इस तरीके से, ठीक है। 3 फिनाइल रिंग्स लगी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर फिनाइल रिंग्स की तो फिनाइल रिंग कैसा इफेक्ट शो कर सकती है, +r इफेक्ट। ये भी कैसा इफेक्ट शो करेगी, +r। ये भी कैसा, +r। ये भी कैसा इफेक्ट शो करेगी, +r और +r। जहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिल रही होगी वही कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें किस में मिल रही है, थर्ड वाले मॉलिक्यूल में ज़्यादा +r है, फिर सेकेंड वाला और फिर फर्स्ट वाला, ठीक है। इस तरीके से आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को जज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, हम और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेकर आना है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर बेसिकली आपके पास में क्या ये लोन पेयर इस तरीके से डोनेट हो सकता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, बेसिकली +m इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन भी कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से शिफ्ट कर सकता है। तो ये भी कैसा इफेक्ट शो कर रहा है हमारे पास में, +m इफेक्ट, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, -i। यहाँ पर कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जिसके साथ में क्या कर सके, ये रेजोनेंस कर सके, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में होगा, ये दोनों किससे स्टेबलाइज्ड है, कार्बोकैटायन +m से स्टेबलाइज्ड है। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ज़्यादा आगे कौन आ जाएगा, ये फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल। फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो +m ज़्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का +m ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के। तो हमारे पास में सबसे आगे कौन आ जाएगा स्टेबिलिटी में, सेकंड, फिर कौन आ जाएगा, फर्स्ट। उसके बाद में बात करें इन दोनों की तो ये दोनों क्या लगा रहे हैं, -i इफेक्ट लगा रहे हैं। अगर ये दोनों -i इफेक्ट लगा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर -i कैसा इफेक्ट होता है हमारे पास में, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो ये कार्बोकैटायन की कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे। तो -i सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसका हो जाएगा, NH ग्रुप का। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, यहाँ पर तो एटम अलग अलग है। तो हमने इंडक्टिव की जब लेक्चर देखा था वहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था, DNP रूल। सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी देंगे, डिस्टेंस को, फिर किसको देंगे, नंबर को, और फिर किसको देंगे आप, पावर को। तो पहले आपको पावर नहीं देखनी, आपको सबसे पहले क्या देखना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर कम होगा, वहाँ पर अगर वीक हमारे पास में -i ग्रुप भी लगा होगा तो भी वो कार्बोकैटायन को ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि हम डिस्टेंस को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे डिस्टेबलाइज कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ये NH वाला। तो फोर्थ क्या हो गया, डिस्टेबलाइज, और ये क्या आ गया हमारे पास में, थर्ड वाला मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा क्या बन गया, 2 1 3 4। इस तरीके से हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को देखना है। बेसिकली अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अंदर तो डिफरेंट टाइप्स के आपने अभी तक एग्जाम्पल्स देखे। कुछ एग्जाम्पल्स आपने बेंजीन वाले देखे, कुछ एग्जाम्पल्स आपने इंडक्टिव इफेक्ट भी जिसके अंदर इंक्लूड हो रहा था, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से एग्जाम्पल है, आपको स्टेबिलिटी बतानी है। यहाँ पर आपके पास में क्या प्रेजेंट है, कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। यहाँ पर आपके पास में प्रेजेंट है CH3। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में क्या प्रेजेंट है, कार्बोकैटायन, और यहाँ पर आपके पास में क्या प्रेजेंट है, CD3। अगर यहाँ पर आपके पास में कार्बोकैटायन प्रेजेंट है और यहाँ पर
आपके पास में पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CT3। तो इस तरीके से अगर लगा हुआ है तो आपको अगर स्टेबिलिटी बतानी है तो स्टेबिलिटी को बेसिकली आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, ये +H इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देखना है +M, क्या मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट शो कर सकता है, ये भी बिल्कुल भी रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं कर सकता। फिर आपको किस पे चलना है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो आपको देखना है क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, तो हाँ ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा शो करता है, +H, ये भी कैसा शो करता है, +H। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है हमारे पास में, CH3 का, फिर किसका होता है, CD3 का, फिर किसका होता है हमारे पास में, CT3 का। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन का ये ऑर्डर है तो हमारे पास में स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से +H से स्टेबलाइज्ड है तो कार्बोकैटायन सबसे आगे कौन आ जाएगा, फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको लेकर आना है। ये था हमारे पास में कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे, ये था हमारा पहला एप्लीकेशन रेजोनेंस का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगली वाली वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, रेजोनेंस की नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ do share and subscribe my channel. Okay.